Hello and welcome, my dear students of 10th Standard English Medium. Welcome back to my online class of Social Science. This time around, we are going to start a new chapter of history. ठीक है, हिस्ट्री का नया चैप्टर इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया. हिस्ट्री का 4th चैप्टर है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 के ऊपर ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है. ठीक है, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया बहुत ही मजेदार चैप्टर है, खास करके उन लोगों के लिए जिसका रीडिंग जो है एक हॉबी है. बहुत ही अच्छा हॉबी है रीडिंग. इवन मेरा खुद का भी लाइक एक प्राइमरी हॉबी है रीडिंग, बिकॉज इट गिव्स अस एन इमेंस डील ऑफ नॉलेज एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज फुल ऑफ नॉलेज. हमें नॉलेज तो देता ही है, साथ में एक जिसको बोलते हैं ना कि विद्वता जिसको बोलते हैं, काइंड ऑफ स्कॉलरिज्म. ठीक है, वो भी हमें रीडिंग के जरिए प्राप्त होती है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें रीडिंग के जरिए प्राप्त होती है, इसलिए ये चैप्टर उनके लिए खास तरीके से अच्छा है जिसको लिटरेचर के लाइक रीडिंग करने का एक हॉबी है. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. पौराणिक जमाने में हमारा लिटरेचर कैसा हुआ करता था, कौन कौन से राइटर्स थे, और लाइक टाइम के हिसाब से कितने हिस्सों में हमारे लिटरेचर को डिवाइड किया गया है. ये सारी बातें इस चैप्टर में हम समझेंगे, जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. और पुराने ज़माने में लिखा गया लिटरेचर आज भी हमारे बीच में मौजूद है. इवन लाइक thousands of year old लिटरेचर, जिसको हम माइथोलॉजिकल लिटरेचर कहते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता वगैरह, और दूसरे धर्मों का भी लिटरेचर अगर हम बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी में जब बाइबल लिखा गया है वो भी, इस्लाम में जो लिखा गया है कुरान शरीफ, तो ये सारे लाइक ऐसे लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं जो हजारों साल पहले लिखे गए थे और फिर भी हमारे बीच में आज भी जिंदा है. तो लिटरेचर ऑब्वियसली is very precious sort of heritage for any country. ठीक है, हालांकि हमारे देश के बारे में हमारे देश का लिटरेचर के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी देश का अगर बात की जाए तो लिटरेचर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस हेरिटेजेस ऑफ एनी कंट्री. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, पेज नंबर 30. Man took help of expression, symbols, drawing and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to others. This led to invention of dialects and script. अब लिटरेचर की शुरुआत किस तरह से, किस ढंग से हुई, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि शुरुआत लाइक बहुत हजारों साल पहले ऐसा था कि इंसान जो है उसकी अवस्था एनिमल्स के जैसी थी, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है उस थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, वो ड्राइंग्स या साउंड का इस्तेमाल करता था. एकदम शुरुआत की बात है. उसके अलावा आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक एनिमल्स में, हर एक सजीव के अंदर ये सारी चीजें होती है. ठीक है, दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट. तो इससे डायलेक्ट और स्क्रिप्ट का आविष्कार हुआ धीरे धीरे. ओके, कि कोई भी इंसान अगर अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उस फीलिंग को, थॉट को किसी चीज के जरिए अगर वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो वो कौन सी चीज हो सकती है. तो ओवर द नंबर ऑफ इयर्स डाउन द लाइन डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट का आविष्कार हुआ. This script contributed to the development of language. ये स्क्रिप्ट में से लैंग्वेजेस बनी, एक लैंग्वेज बनी, उसके बाद दो, उसके बाद काफी सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस बनी. और आज हम ऑब्वियसली इस जमाने में जी रहे हैं कि जैसे कि मैं आपको कुछ भी सिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज के जरिए मैं सिखा रहा हूँ. मेरा जो मीडियम है वो स्पीच है, जो आपके तक पहुंच रहा है. हालांकि अभी हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठे हैं एक दूसरे के सामने, बट स्टिल थ्रू द वीडियो लेक्चर्स आल्सो, व्हाटएवर यू आर लाइक, ऐसा नहीं है कि मुझे देख के आप लोग समझ जाओगे, मुझे सुनना पड़ता है, वो ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो क्या चीज आप सुनते हो, तो ऑब्वियसली दैट इज अ लैंग्वेज.
Okay, I'm delivering my lecture with a mixture of English and Hindi language. Sometimes I may use Gujarati language also. So these are the different types of language. और ऐसे ही करके पूरे विश्व में there are hundreds of languages in use. इस 21वीं सदी में हम लोग हजारों टाइप की लैंग्वेजेस यूज करते हैं. शुरुआत में यही लैंग्वेजेस जो है वो कम थी और उसमें भी काफी सारे लिमिटेशंस, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते थे इंसान. एक्सप्रेशन, सिंबल्स, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें ज्यादा यूज्ड होती थी. इन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे स्क्रिप्ट बनी और स्क्रिप्ट में से लैंग्वेज बनी. ओवर पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर. तो स्क्रिप्ट में से जो लैंग्वेज बना उससे विचारों को एक्सप्रेस किया जाता था. ठीक है, और उसी में से लाइक धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सप्रेशन और उसी के ऊपर से बड़े पैमाने पर लिटरेचर का आविष्कार, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती है. फिर लिटरेचर के भी बहुत सारे टाइप्स बने. कविता है, ड्रामा है, प्लेस है, आर्टिकल्स है. ठीक है, एंड देन आफ्टर एज फार एज मॉडर्न लिटरेचर इज कंसर्न we can talk about the novels, short stories, poems, articles, content, educational literature. ये सारी चीजें जो है बहुत सारे टाइप के लिटरेचर उसमें होते हैं. तो आज भी अब को नॉलेज प्राप्त करने के लिए उसका सहारा हम लेते हैं. From ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. इंडिया के लिटरेचर में भी हर एक चीजों की तरह डाइवर्सिटी है. इंडिया का लिटरेचर दूसरे वर्ल्ड के लिटरेचर्स के मुकाबले यूनिक है. इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड इंडियन लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर. अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि जो भी इंडिया के विद्वान हैं वो हमारे लिटरेचर को दो टाइप के लिटरेचर में डिवाइड करते हैं, वैदिक लिटरेचर और क्लासिकल लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर बहुत ज्यादा पुराना है, क्लासिकल भी पुराना है, लेकिन वैदिक लिटरेचर जो है वो उससे भी ज्यादा पुराना है. तो हमारे स्कॉलर्स के मुताबिक दो टाइप का इंडिया का लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर एंड क्लासिकल लिटरेचर. बिसाइड्स दिस सम फोक लिटरेचर वाज आल्सो पॉपुलर. उसके अलावा फोक लिटरेचर भी हमारा पॉपुलर है. फोक लिटरेचर का मतलब होता है लोक कथाएं, जो कि लोग लिखते नहीं हैं लेकिन जैसे कि ओरली वो ट्रांसफर होता है लोगों के बीच में. जो लाइक स्टोरीज वगैरह, खास करके स्टोरीज की यहाँ पे बात हो सकती है. फोक लिटरेचर, अगर उसका एग्जांपल मुझे देना है तो यू कैन मीन्स वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अरेबियन नाइट्स, जो कि अरेबिक कंट्रीज में काफी पॉपुलर हुई थी, अरेबियन नाइट्स. और ये एक ऐसा लिटरेचर था जिसको लिखा नहीं गया. ट्रैवलिंग करते करते लोग बीच में थक के आराम करने के लिए जो रुक जाते थे रात के समय पर, खास करके क्योंकि वर्ड आता है ना नाइट्स, तो रात के समय पे रुक जाते थे. साथ में बैठ के लोग स्टोरीज का जो एक्सचेंज करते थे. ठीक है, वही बाद में जाके एक बहुत ही पॉपुलर मोड ऑफ लिटरेचर बन गया अरेबियन नाइट्स. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल. और उसके बाद में इसी लाइक ओरल मीडियम ऑफ लिटरेचर को फिर बाद में लिखा भी गया, क्योंकि स्टोरीज बहुत पॉपुलर हुई थी. तो दुनिया के सारे लोग उसको पढ़ पाए. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको फिर बाद में राइटर्स के द्वारा लिखा भी गया. तो इस तरह से फोक लिटरेचर भी एक ऐसा टाइप का लिटरेचर है जो कि काफी पॉपुलर मीडियम ऑफ लिटरेचर है. अब आगे पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ठीक है, हमारे इस लेसन का पहला टॉपिक. If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries. Okay, हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको आगे बताया कि धीरे धीरे करके काफी सारी लैंग्वेजेस वन बाय वन अस्तित्व में आई. These languages influenced one another and it resulted in the development of literature.
हर एक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। अगर हम हमारी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी या गुजराती या तो तमिल, तेलुगु, कोई भी रीजनल लैंग्वेज की इंडिया की बात की जाए, तो उसमें दूसरी लैंग्वेजेस का प्रभाव डेफिनेटली है। ओके, और ये इंटर एक्सचेंज भी कहा जा सकता है। सपोज हम गुजराती लैंग्वेज प्रीडोमिनेटली यूज करते हैं हमारे स्टेट में, तो गुजराती के ऊपर हिंदी का काफी एक प्रभुत्व है। ठीक है, हिंदी के काफी वर्ड्स को हम गुजराती में लाकर यूज करते हैं। और अगर हिंदी की बात की जाए तो अभी इसमें संस्कृत लैंग्वेज का काफी प्रभाव है। इन केस इफ वी टॉक अबाउट द साउथ इंडियन लैंग्वेज लाइक कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया एंड तेलुगु लैंग्वेज, तो उसमें भी संस्कृत लैंग्वेज का काफी प्रभाव है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव डेफिनेटली रहता है। As a result, some new languages and literature have developed and flourished. उसकी वजह से नई नई लैंग्वेजेस आती ही रहती है और उस लैंग्वेज का लिटरेचर जो है वो भी आता रहता है, पॉपुलर भी होता है, डेवलपमेंट होता है उसका। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक। ठीक है, वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज इसमें से ही काफी सारी लैंग्वेजेस बनी है। संस्कृत language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt with in Sanskrit language. इसको कम्युनिकेशन के मोड पे हम यूज नहीं करते हैं संस्कृत लैंग्वेज को, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन कोई भी रिलीजियस सेरेमनी अगर हो गया तो वहां पे संस्कृत लैंग्वेज के उसके जो रिचार्ज होते हैं, उसके श्लोक वगैरह होते हैं, ठीक है, मंत्र वगैरह होते हैं। आपको पता ही है कि रिलीजियस सेरेमनी में उसी का इस्तेमाल, जो पंडित महाराज वगैरह जो कोई भी आते हैं वो पढ़ के उसका उच्चारण करते हैं, तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि ये एक स्पेशल ओकेजन है जहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज नॉर्मल कम्युनिकेशन में उसका उपयोग नहीं। लेकिन फिर भी उसका प्रभाव बहुत सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंड। तो लैंग्वेज का उपयोग क्या है? तो कोई भी इंसान जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है और सामने वाले इंसान को वो समझा सकता है कि उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है, ठीक है। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट is that of Harappan civilization, which has not been deciphered, and so we have not obtained much information about their languages. ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है इस पैराग्राफ में जो लिखा है कि इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो हमारा सबसे पुराना स्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन इसको हम डिसिफर नहीं कर पाए। डिसिफर यानी पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी तक हम, क्या लिखा है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इतना हम जरूर कह सकते हैं कि सबसे पुराना स्क्रिप्ट इंडिया का अगर कोई है तो वो हरप्पन सिविलाइजेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है क्योंकि उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। महर्षि पाणिनि was a great संस्कृत grammarian। ये भी अंडरलाइन करना है आपको। संस्कृत ग्रामर का जो आविष्कार किया था वो महर्षि पाणिनि ने किया था। सबसे पुराने राइटर संस्कृत के, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर राइटर, या तो फिर वो राइटर जिन्होंने संस्कृत का ग्रामर सबसे पहली दफा लिखा था वर्ल्ड में, तो वो थे महर्षि पाणिनि। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हिज टाइम इज महर्षि पाणिनि's अष्टाध्यायी। अब खास करके मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इस चैप्टर में बहुत सारे राइटर्स के नाम और उनके द्वारा लिखे गए बुक्स के नाम आएंगे। तो जहां जहां पे भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, बहुत ही क्लियरली पॉइंट आउट करूंगा, वहां पे आपको डेफिनेटली अंडरलाइन करना है। तो उसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सबसे पहला इस चैप्टर में, कि महर्षि पाणिनि ने जो बुक लिखा था संस्कृत ग्रामर के लिए, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, तो वो संस्कृत ग्रामर का सबसे पहला बुक 4th सेंचुरी में लिखा गया था।
So it's a noteworthy book of Sanskrit grammar written in the 4th century. तो काफी पुराना बुक है। आज 21वां सदी चल रहा है, तो 1600-1700 साल पहले वो बुक लिखा गया था। संस्कृत इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। जो आर्यन कम्युनिटी है उसकी लैंग्वेज संस्कृत मानी जाती थी, यानी कि पहले जो आर्यंस यहाँ पे आए थे, ठीक है, और यहाँ पे रहे थे, तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का ज्यादा यूज किया था। लैंग्वेज ऑफ सेजेस एंड द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। आर्यंस के अलावा साधु संत महात्मा और उसके अलावा विद्वानों की लैंग्वेज के तौर पे भी संस्कृत का नाम लिया जाता है। It has been accepted by all the international level that Sanskrit is the best language for the computer use. ये बहुत ही चौंका देने वाली एक सरप्राइजिंग फैक्ट है हमारे लिए कि इवन आज के ज़माने में भी ऐसा रिसर्च किया गया, खास करके जर्मनी के द्वारा ऐसा रिसर्च किया गया कि कंप्यूटर के यूज़ के लिए संस्कृत सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। लेकिन हम उसको यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देयर आर नॉट मैनी पीपल नो दिस लैंग्वेज। हम उसको कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर में उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको जानना भी जरूरी है ना। हम इंग्लिश इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी नो इंग्लिश वेल, दैट्स व्हाई, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर संस्कृत सबको आ जाए तो ऑब्वियसली उसको कंप्यूटर के यूज के लिए इम्प्लीमेंट जरूर किया जा सकता है, क्योंकि वो कंप्यूटर यूज के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, सिंस रिलीजन एंड साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। तो नॉलेज, साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी के लिए भी संस्कृत एक जमाने में मेन लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है, उसका बारे में पढ़ रहा हूँ बहुत मैं, जो कि वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा पौराणिक साहित्य, उसका बारे में लिखा है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले वेदास आते हैं, ठीक है। और हमारे संस्कृति में 4 वेद है मेनली, आपको नाम तो पता ही होंगे। यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन 1 by 1 लिखा गया है। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन अगर आपको करना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है। हमारे भारतीय साहित्य का सबसे पुराना बुक है ऋग्वेद, और सबसे 4 वेद में से सबसे बड़ा बुक भी वही है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस। उसमें 1000 से भी ज्यादा कविताएं लिखी गई है, precisely 1028 verses. It is wonderful work divided into 10 divisions. उसको डिवाइड किया गया है, 10 डिवीजन उसके पढ़ते हैं ऋग्वेद के। Most of the verses are prayers of God, ठीक है। भगवान की जो प्रेयर है उसके रिलेटेड ये कविताएं हैं, ठीक है। भगवान को अप्रिशिएट करने के उसकी प्रार्थनाएं, जिसको हम कह सकते हैं। They were used during the यज्ञस, यज्ञों में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इवन आज भी उसका उपयोग किया जाता है यज्ञों में, धार्मिक जो क्रियाकर्म वगैरह होता है उसमें। Among these verses, those worshipping Usha, the goddess of dawn, are fascinating, ठीक है। जो उषा होती है, उषा यानी कि प्रभात की देवी, प्रभात यानी कि सुबह, द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, उसको अप्रिशिएट करने के लिए काफी सारे वर्सेस इसमें लिखे गए हैं। दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस who were residing in the region of सप्त सिंधु। जो सप्त सिंधु ऑब्वियसली वो एक रिवर का नाम है, ठीक है। आर्यंस जो लोग वहां पे रहते थे वो अपने पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर्स में ये सारे लाइक ऋग्वेद की वर्सेस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में हो गया। अब उसके बाद में आता है सामवेद, जिसके बारे में 2 लाइनें लिखी गई है।
The other Vedas were also composed after Rigved. Rigved के बाद दूसरे वेद लिखे गए थे, जिसमें से एक है सामवेद. Samved was composed on focus on the process of recitation of verses. Okay, यानी कि वर्सेस को किस तरह से रिसाइट किया जाता है, गाया जाता है. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन सामवेद में लिखा गया. और इसीलिए इट इज नोन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि चार में से कौन सा वेद गंगोत्री ऑफ म्यूजिक जाना जाता है. तो आंसर आपको आना चाहिए सामवेद. बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, म्यूजिक का बारे में अगर कुछ भी लिखा गया है चार वेद में से तो वो है सामवेद. एंड इट इज नोन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. ओके, उसके बाद आता है यजुर्वेद. इट इज कॉल्ड वेद ऑफ यज्ञस. इसका भी यजुर्वेद का जो है वो पर्पस भी यज्ञों में यूज करने के लिए है. इट इज कंपोज्ड इन बोथ द फॉर्म्स प्रोज एंड वर्स. ठीक है, उसमें एक चीज, एक खासियत है कि पैराग्राफ्स में यानी कि प्रोज में भी लिखा गया है और पोएम्स में यानी कि वर्स में भी उसको लिखा गया है. ठीक है, प्रोज यानी पैराग्राफ और वर्स यानी कि पोएम्स. तो दोनों स्वरूपों में यजुर्वेद को लिखा गया है. दिस डिस्क्राइब्स द हाइम recitation at the time of yajnas, the religious practices and rituals. यज्ञों में या तो कोई भी धार्मिक गतिविधि में जो कविता या श्लोक या मंत्र बोले जाते हैं उसको किस तरह से उच्चार करना, किस तरह से गाना, उसका विवरण जो है वो यजुर्वेद में हमें मिलता है. ठीक है, फिर आगे है अथर्ववेद. इसके बारे में एक ही लाइन है. अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार. अलग अलग टाइप के संस्कारों का विवरण और रिचुअल्स का विवरण हमें अथर्ववेद में मिलता है. ठीक है, इतना ही जानकारी इसमें दिखाया गया है. उसके बाद आता है उपनिषद. उपनिषद वेद नहीं है, वेद तो चार है वो हो गए. और उसके बाद उपनिषद जो है वो क्या है. The Upanishadic literature uses a vivid description and analysis of the beginning of the universe. इसमें सबसे अहम बात ये लिखी गई है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड किस तरह से बना. ठीक है, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ. बहुत ही फिलोसॉफिकल ये चीज है, यानी कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है. ठीक है, हमें तो क्या पता चलता है हमारे जन्म लेने के बाद, हमें जब अकल आती है उसके बाद हमारा लाइफ जितना हम जीते हैं, जितना हम अनुभव करते हैं जीवन के दौरान, उतना ही चीज हमें मालूम पड़ती है. लेकिन हमारे लाइफ का रहस्य यानी किस तरह से हमें जीवन मिला, और डेथ, क्योंकि हर एक इंसान की डेथ तो होती ही है डेफिनेटली, तो वो डेथ के बाद भी कुछ ना कुछ होता है इंसान के लाइफ में, उसका भी रहस्य जो है मिस्ट्री. ठीक है, वो उपनिषद में समझाया गया है. तो उपनिषद भी बहुत ही पढ़ने लायक चीज है, क्योंकि ऐसी बातें हमें इसमें पता चलती है जो अदरवाइज हम नहीं जानते हैं. ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स और मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ और डेथ. फिर उसके अलावा मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बारे में भी उपनिषद में लिखा गया है. ठीक है, अब यहां पर अंडरलाइन करना है आपको. बृहदारण्य एंड छंदोग्य are the earliest of the Upanishad in the dialogue form. ठीक है, डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए दो सबसे पहले उपनिषद के नाम यहाँ पे दिए गए, जिसमें से एक का नाम है बृहदारण्य और दूसरा नाम है छंदोग्य, जिसको डायलॉग फॉर्म्स में लिखा गया था सबसे पहली बार. अदरवाइज उससे पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था जनरली उसको वर्स के फॉर्म में, पोएम या श्लोक के फॉर्म में लिखा जाता था. They are 108 in all, as mentioned in मुक्तिको उपनिषद. उपनिषद जो है कितने डायलॉग्स उसमें हैं टोटली, तो 108 है, ऐसा मुक्तिको उपनिषद में मेंशन किया गया है. ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में हमने आज बात किया वेद और उपनिषद के बारे में. तो आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्राह्मणिकल लिटरेचर. इसको ऑब्वियसली हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है.
ठीक है, तो इस लेक्चर में शामिल नहीं करूंगा मैं, अदरवाइज लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा. So till here I'm stopping my lecture, and in the next lecture we will study about Brahmanical literature. Okay, so that is it for now for today, the first lecture of chapter number 4. That's it for now. Bye for now. Take care and have a good day. Bye bye.